Everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic photosynthesis. This is the part of the subject remedial biology, B Farm first year first semester. So in this PowerPoint presentation I will discuss about some topics like definition and type of nutritions, type of autotrophic nutrition, photosynthesis, type of photosynthesis, photosynthesis pigments and factor affecting photosynthesis. Definition and type of nutritions. Nutrition. Plants need energy for its various life activity. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे प्लांट्स होते हैं, चाहे एनिमल्स, चाहे ह्यूमन बींग्स, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो भी वो अपनी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट फूड. जो हमें एनर्जी होती है वो जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, जब ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेली के लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है. द मेथड ऑफ टेकिंग इन एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड बाय डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो भी डिफरेंट प्लांट और एनिमल से जो भी फूड को लेने की या फिर उसको सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक के कैटेगरी में रखते हैं और उस न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उसकी हेल्प में, सनलाइट की हेल्प में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं. सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से बाय फीडिंग ऑन अदर लिविंग थिंग्स. एक पर्टिकुलर लिविंग थिंग अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंडेबल करती है तो उसे हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एनिमल या ह्यूमन बीइंग अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेबल रहते हैं, या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने फूड के लिए एनिमल्स और प्लांट दोनों पे डिपेंडेबल रहते हैं, तो उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करें, तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स. तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो भी करते हैं उन्हें हम लोग फोटोट्रॉप्स बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट को यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम CO2 एंड H2O. एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में वो जो एंड प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वो ग्लूकोज बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. सेकेंड है हमारा कीमोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया करेंगे जिनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे. बेसिकली ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट. अगर लाइट एब्सेंस भी है तो भी वो अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे. कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उनके ऑक्सीडेशन और उनकी सिंथेसिस जब वो करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यूज़ करते हैं अपने डेली फूड में. तो जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं. जैसे कि जो सल्फर बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को सल्फेट में, या फिर जो नाइट्रोसोम्स
बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडाइज करता है आपके अमोनिया को नाइट्रेट में। तो जो कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं उसके अंदर कुछ बेसिक बैक्टीरियाज आते हैं जो कि अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो उन्हें हम लोग कीमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इस तरीके की सिंथेसिस को हम लोग कीमोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis. Photosynthesis is the synthesis means formation of carbohydrate by the green organs of plant in the presence of sunlight from carbon dioxide and water taken up from the air and soil respectively, oxygen being a byproduct. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा सिंथेसिस होता है, एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली एयर से लिया जाता है, वाटर को सॉइल से लिया जाता है और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही अपने फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द इक्वेशन गिवन बिलो समराइज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो इक्वेशन ये दी गई है, इक्वेशन क्या है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग CO2 बोल रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि प्लांट की लीव्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is an oxidation reduction process in which water is oxidized to release oxygen and carbon dioxide is reduced to form starch and sugar. जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन को क्रिएट करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है और वो स्टार्च या शुगर को प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है वो यूकैरियोट्स और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर हमारा होता है वो एज ए एच डोनर वर्क करता है और वो प्रोड्यूस करता है NADP2H को। और जिसमें जो फोटोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसका क्या रिएक्शन होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, इसमें भी जो प्लांट का क्लोरोफिल होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है। इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। ये समहाउ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की तरह ही होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है हमारा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें किसी भी तरीके के ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसीलिए इसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या रिएक्शन है, इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 2H2O, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसकी जगह पे हम लोग H2S भी काउंट कर सकते हैं या फिर H2O भी काउंट कर सकते हैं। ये एक तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जगह पे 2H2A जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसकी प्रेजेंस में लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो हमारे एंड प्रोडक्ट बनकर आते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और वाटर बनकर आता है। तो इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फर्स्ट पॉइंट है, एज सनलाइट शाइन्स ऑन द प्लांट लीफ द लाइट ऑफ सम वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब एंड पुट टू यूज इन फोटोसिंथेसिस वाइल द लाइट ऑफ अदर वेवलेंथ्स इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द लीफ। जब भी सनलाइट किसी भी प्लांट में शाइन करती है तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती हैं वो प्लांट के अंदर चली जाती हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज़ होती हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट होती हैं वो प्लांट के लीफ तक आती तो हैं लेकिन वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो यूज़ नहीं हो पाती हैं। सेकेंड पॉइंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनम एब्जॉर्ब लाइट मेनली ऑफ ब्लू, वॉयलेट, रेड एंड ऑरेंज वेवलेंथ। जो भी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं, मतलब ऐसे
पिगमेंट जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को प्लांट्स में जाके एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका यूज़ होने देते हैं, उन्हें हम लोग लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, रेड और ऑरेंज वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनको आराम से पास करवा देते हैं और फोटोसिंथेसिस में उनका यूज़ होता रहता है। थर्ड पॉइंट है क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सारे ही ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें से जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब मोस्टली प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है क्लोरोफिल ए एंड बी अकर टुगेदर इन ओनली हायर प्लांट एंड ग्रास ग्रीन एल्गा। जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो एक साथ वर्क करता है कुछ हायर प्लांट्स में या फिर ग्रास ग्रीन एल्गा में। फिफ्थ पॉइंट है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट अकर इन ब्लू ग्रीन एल्गा एंड रेड एल्गा ओनली। जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे पिगमेंट जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गा में या फिर रेड एल्गा में पाए जाते हैं। हेविएस्ट पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लोरोफिल बी एंड लाइटेस्ट कैरोटीन्स। जो हैवीएस्ट पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसमें से क्लोरोफिल होता है जो हैवीएस्ट होता है और जो लाइटेस्ट होता है वो होता है हमारा कैरोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ, इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स क्या क्या हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनिन्स और जेंथोफाइल्स। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? इसमें बेसिकली दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। पहला है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे पॉइंट्स आते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो हमारा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में बेसिकली क्लोरोफिल का प्लांट में कितना कंटेंट प्रेजेंट है या फिर प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स या फिर अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द लीफ और एनाटॉमी ऑन प्लांट्स, ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली अफेक्टेड होता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। फर्स्ट पॉइंट है लाइट। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लाइट होता है उसकी प्रेजेंस में ही हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। प्लांट यूटिलाइज सनलाइट एंड मरीन एल्गा कैन फोटोसिंथेसाइज इन मूनलाइट। जो प्लांट होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है और जो मरीन एल्गा होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए मून लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारा लाइट होता है उसमें बेसिकली दो पॉइंट्स आते हैं। एक आता है लाइट की क्वालिटी कैसी है और दूसरा आता है लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। फर्स्ट पॉइंट है लाइट क्वालिटी। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द विजिबल पार्ट 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक विजिबल पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ में, जिसको कि हम लोग 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7600 एंगस्ट्रॉन बोल रहे हैं, उसी में टेक प्लेस करता है। बेस्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन रेड एंड ब्लू लाइट। जो सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रेड और ब्लू लाइट में टेक प्लेस करता है। सेकेंड है लाइट इंटेंसिटी। द टोटल लाइट अबाउट 3% इज एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जितनी टोटल लाइट होती है सन पे पड़ती है उसका सिर्फ 3% जो होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है। Photosynthesis start very low intensity of light. In high intensity solarization disintegration of chlorophyll molecule occur. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी लाइट में ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट है तो उस प्रोसेस को हम लोग सोलराइजेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस अकर इन वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। इंजाइम फंक्शन अकर एट एन ऑप्टिमल टेम्परेचर।
बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो एंजाइम फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर ही चाहिए होता है. इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू हाई और टू लो then the enzyme will not function properly and the rate of photosynthesis will low down and stop. जो भी एंजाइम फंक्शन होते हैं उनके लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है. तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है या बहुत ही ज़्यादा लो है तो जो भी एंजाइम्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएंगे और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर स्लो डाउन हो जाएगा. पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीज एटमॉस्फेयर इंक्रीज फोटोसिंथेसिस रेट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो वो फोटोसिंथेसिस रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा. क्योंकि नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है. तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा ही फोटोसिंथेटिक रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा. इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो जो भी हमारा फोटोसिंथेटिक का रेट है वो कम हो जाता है ड्यू टू CO2 साइकिल. क्योंकि जो CO2 साइकिल होती है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रेट भी ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है वाटर. 1% of water used in photosynthesis, that's why water does not being a limited factor directly. ओनली 1% वाटर जो होता है वो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. इसीलिए जो वाटर होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के केस में. इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारा पहला पॉइंट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. और क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है. ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल की वजह से ही उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफिल ऑन फोटोसिंथेसिस and determination the rate of photosynthesis in leaves of different age of different species of plant. जो भी क्लोरोफिल का इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो भी लीफ होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एज में या फिर डिफरेंट डिफरेंट लीफ की स्पीशीज़ में जो फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट होता है या जो क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है वो अलग अलग होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड एसिमिलेटरी नंबर. जो भी फोटोसिंथेसिस का रेट होता है एक यूनिट में जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एसिमिलरी नंबर बोलते हैं. एसिमिलेटरी नंबर का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे प्लांट की जो लाइफ होती है एज होती है वो इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे उसका एसिमिलेटरी नंबर जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है. कैसे? क्योंकि जब प्लांट हमारा यंग होता है तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसकी. इसीलिए उसकी जो प्लांट्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रीन होती हैं. लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसमें कमी आ जाती है. इसीलिए जो उसका एसिमिलेटरी नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा फोटोप्लाज्मिक फैक्टर. Photosynthesis does not start immediately after the exposure of plant to light and immediately after development of chlorophyll. The reason of it is not known, hence it is called unknown factor. प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर का ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है. मतलब कि जब भी लाइट जो हमारा प्लांट्स है उसमें सनलाइट का एक्सपोजर होगा मतलब सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो इमीडिएटली वो प्रोसेस नहीं एक्टिव होगा. इमीडिएटली क्लोरोफॉर्म नहीं प्रिपेयर होगा. इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो अननोन है इसीलिए इसको अननोन फैक्टर भी कहते हैं. है अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द लीव्स.
जो भी हमारी लीव्स होती हैं उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है उसके अमाउंट से, मतलब कैसे हमारा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट करता है. इफ द फूड synthesized by photosynthetic cell is allowed to accumulated in those cells, the rate of photosynthetic falls. अगर जो भी फूड बनाया जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स के थ्रू, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो उसके वजह से जो फूड बनता है, तो जो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना योगदान देती हैं, वो अगर अलाउ करती हैं उस फूड को उन सेल्स के ऊपर एक्यूमुलेट होने के लिए, मतलब जमा होने के लिए, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा गिर जाता है, फॉल्स हो जाता है. If this food is removed from the cells, the rate of photosynthesis is increased. अगर इस तरीके का जो फूड होता है ये उन प्लांट्स में से, या फिर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्लांट में से उन पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक सेल में से अगर हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. लास्ट पॉइंट है हमारा एनाटॉमी ऑफ लीफ. प्लांट की एनाटॉमी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. द अमाउंट ऑफ CO2 दैट रीचेज द क्लोरोप्लास्ट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चरल फीचर और लीव्स लाइक साइज, पोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ द स्टोमेटा एंड द अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो क्लोरोप्लास्ट तक रीच होता है, मतलब पहुंचता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वो डिपेंड करता है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो लीफ है उसका साइज़ कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसमें स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब होता है रोम छिद्र, या फिर जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है. इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारी प्लांट होती है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, और जो हमारी प्लांट में जब प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो उसमें जो पहली लेयर होती है उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं. तो क्यूटिकल की थिकनेस पे डिपेंड करता है. उसमें जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है कि नहीं, उनकी प्रेजेंस में डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ मीजोफिल टिश्यू में डिपेंड करता है. तो ये सारी चीज़ों में जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है अंदर प्लांट के, ये सारे फैक्टर्स इन सारी चीज़ों में डिपेंड करते हैं. दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है. थैंक यू सो मच.